नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 40 में FST 001 के खंड 7 की इकाई 29 का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके पहले के एपिसोडों में अभी तक के खंड 1 से लेके खंड 7 तक की सभी 28 इकाइयों का संपूर्ण अध्ययन किया जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इकाई 29, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नए आविष्कार 1। कई वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का अंग बन गई हैं, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। चाहे हम सुदूर गांव में रहें या शहर के शोरगुल के बीच, हम उन वस्तुओं को नित्य प्रति अपने चारों ओर देखते हैं। कभी भोजन और कृषि में, कभी यातायात एवं संचार साधनों में, तो कभी दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में। आप इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी के विषय में इकाई 28 में पढ़ चुके हैं। ऐसे बहुत सी आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी हैं जिनके सीधे संपर्क में हम नहीं आते, किंतु इसके विषय में अखबार या पत्रिकाओं में अक्सर पढ़ते हैं। कभी हमें अर्धचालकों, कंप्यूटरों, मशीनी मानव और कृत्रिम बुद्धि के बारे में बताया जाता है, तो कभी लेसर, ऑप्टिकल फाइबर तथा द्रव्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाती है। हम में से करोड़ों लोगों ने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष की सफल यात्रा करते देखा है। यह एक ऐसा कदम था जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही संभव हो पाया। नाभिकीय विखंडन और बायोटेक्नोलॉजी आज चर्चा और विवाद का प्रमुख विषय है। यदि इसी प्रकार विकास होता रहा तो संभव है शताब्दी के अंत तक विखंडन के स्थान पर संगलन ही परमाणु ऊर्जा का स्रोत बन जाए। आपके इकाई 27 में पढ़ा कि अगले 10-15 वर्षों में अथवा उससे पहले ही हम उन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने लग जाएंगे जो आज विकास की अवस्था में हैं। अतः इस पाठ्यक्रम के अंतिम हिस्से में आप यहाँ इन प्रौद्योगिकियों की भी जानकारी पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप इन प्रौद्योगिकियों की संभावित सामाजिक प्रभाव, उनके उचित प्रयोग से होने वाले लाभों तथा उनके अनुचित प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में जानें और सोचें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों पर विचार कर सकें, इनके विकास को दिशा देने का प्रयत्न कर सकें। प्रत्येक प्रौद्योगिकी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह बहुत संक्षिप्त है। यदि आप इन प्रौद्योगिकियों के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस इकाई के अंत में दी गई पुस्तकों को पढ़ें। इस इकाई में हम लेसर, फाइबर, ऑप्टिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नाभिकीय विखंडन एवं संगलन तथा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। 30वीं इकाई में हम अर्धचालकों, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी, रोबोट, विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि और द्रव्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे। 29.2 लेसर क्या है? लेसर शब्द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यह शब्द आपको लंबे और अबूझ लगेंगे, लेकिन आप इनसे घबराकर आगे पढ़ना मत छोड़िएगा। यहाँ हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि लेसर से एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकाश में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इसे अन्य प्रकाश से अलग करते हैं। इन विशेष गुणों के कारण लेसर प्रकाश को कई प्रकार के नए उपकरणों में लगाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सामान्य प्रकाश में और लेसर प्रकाश में क्या अंतर हो सकता है। सूर्य का प्रकाश अथवा आपके घर में रखे लैंप की रोशनी विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का समूह है। प्रत्येक तरंग दैर्घ्य की तरंग से एक भिन्न रंग उत्पन्न होता है। ये सारे रंग मिलकर सामान्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हम सब ने धूप की रोशनी के इन रंगों को इंद्रधनुष में देखा है। इसके साथ साथ सामान्य प्रकाश से निकलने वाली प्रकाश तरंगें भीड़ के लोगों की तरह अव्यवस्थित होती हैं और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। लेसर प्रकाश समान तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों से बना होता है। इसके अतिरिक्त लेसर के प्रकाश की सभी तरंगें एक दूसरे के साथ समान गति और तालमेल के साथ आगे बढ़ती हैं। लेसर के इस गुण को कला सजगता कहते हैं। इसको देखकर आपको गणतंत्र दिवस की परेड में एक समान वेशभूषा में लयबद्ध गति से आगे बढ़ने वाले सैनिकों
अथवा केरल में ओणम के दिन नौका प्रतियोगिता में लयबद्ध गति से चलने वाली चप्पुओं की याद हो आई होगी, है ना। इस समन्वय के कारण ही लेसर की किरण बिना बिखरे दूर दूर तक पहुंचती है। लेसर किरणें छिटकती छितराती नहीं है, इसलिए जहां कहीं लेसर किरणें पड़ती हैं वहां प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा का संकेंद्रण बहुत अधिक होता है। 29.2.1 लेसर के उपयोग। इस विशेष गुणों के कारण लेसर के प्रकाश का उपयोग विभिन्न उद्योगों में और चिकित्सा तथा संचार आदि के लिए कई प्रकार से किया जा सकता है। अब हम संक्षेप में इनमें से कुछ की चर्चा करेंगे। लेसर किरणों से आप किसी भी वस्तु को, चाहे वह कागज, प्लाई, प्लास्टिक, कपड़ा हो या कठोर धातु, सिरेमिक्स, कांच हो, बड़ी सफाई से काट सकते हैं। इस प्रकार लेसर सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, लोहार, बढ़ई और दर्जी के लिए भी एक महत्वपूर्ण औजार साबित हो सकता है। लेसर का सैन्य उपयोग। सैन्य क्षेत्र एक अन्य क्षेत्र है जहां लेसर के इन गुणों का मारक उपयोग किया जाता है। आजकल लेसर का युद्ध के साधन के रूप में दुनिया भर में प्रयोग होने लगा है। जल, थल, वायु में इस्तेमाल किए जाने के लिए अनेक लेसर शस्त्रास्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही एक्स किरण लेसर का विकास भी किया गया है, जिसमें अन्य लेसरों की अपेक्षा अत्यधिक ऊर्जा होती है। उपग्रहों में घातक लेसर शस्त्रास्त्र रखने की प्रयत्न जारी है, यानी इसी प्रौद्योगिकी से कारखाने, जंगल, फार्म और बस्तियां भी नष्ट की जा सकती हैं। यह बहुत चिंताजनक है कि लेसर प्रौद्योगिकी को मानव संहार का साधन बनाने में इतना प्रयास, धन और समय लगाया जा रहा है। मानव के लिए लाभप्रद इस लेसर प्रौद्योगिकी को घातक बनाने के प्रत्येक प्रयास को रोका जाना चाहिए। लेसर का चमत्कारी स्पर्श। लेसर प्रौद्योगिकी के इस घातक सैन्य उपयोग की तुलना कीजिए इसके चिकित्सा संबंधी उपयोगों से, जो वाकई चमत्कारी हैं। शल्य चिकित्सा में लेसर का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। शल्य क्रिया में लेसर किरणों से किसी भी हिस्से को बड़ी सफाई से काटा या जोड़ा जा सकता है। लेसर किरणें अगल बगल के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना रुग्ण ऊतकों को बड़ी सफाई से खत्म कर सकती हैं। ये किरणें ऊतकों को इतनी सफाई से काटती हैं कि रक्त की एक बूंद भी नहीं निकलती। लेसर से ऊतकों को सिर्फ काटा ही नहीं अपितु जोड़ा भी जा सकता है। चाकू की तुलना में लेसर किरणें कीटाणु रहित होती हैं, क्योंकि उनके तीव्र प्रकाश में कीटाणु जीवित नहीं रह सकते। आजकल लेसर किरणों का प्रयोग आँखों की शल्य क्रिया में भी किया जा रहा है। इसके विस्थापित रेटिना को ठीक किया जा सकता है और मधुमेह के रोगी की रेटिना में उत्पन्न असामान्य रक्त शिराओं को नष्ट किया जा सकता है। पहले इनके कारण लोग अंधे हो जाते थे। ऐसे रोगियों के लिए लेसर किरणें दैवी प्रकाश के समान हैं। लेसर किरणों से कान, आँख जैसे नाजुक अंगों की शल्य चिकित्सा बड़ी सफलता से की जा सकती है। इससे ब्रेन ट्यूमर को निकाला जा सकता है, रक्तस्राव को रोका जा सकता है और मूत्राशय के कैंसर को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में लेसर किरणों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। संचार। लेसर आज दूर संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। पारंपरिक तांबे के तारों में बहने वाली विद्युत करंट की अपेक्षा बालों के समान पतले ग्लास फाइबर के माध्यम से लेसर किरणें 1000 गुना अधिक सूचना ले जा सकती हैं। एक ही फाइबर पर हजारों टेलीफोन संदेश भेजे जा सकते हैं। अन्य उपयोग। लेसर द्वारा किसी भी वस्तु की, जैसे चांद की दूरी का सही पता लगाया जा सकता है। इस विधि में लेसर किरण पृथ्वी से चांद तक पहुंचकर लौटने में जितना समय लगाता है उसको नापा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार निम्नलिखित सूत्र से दूरी को आसानी से नापा जा सकता है। दूरी = समय गुने गति। इसके अलावा वैज्ञानिक लेसर का प्रयोग वातावरण का प्रदूषित करने वाले रासायनिक कणों का पता लगाने के लिए भी करते हैं। ये कण किरणों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और इसी से उनके अस्तित्व का पता चलता है। इस समय लेसर किरणों के माध्यम से ऊर्जा के संचार का भी प्रयत्न किया जा रहा है। लेसर किरणों से संगीत और वीडियो चित्रों के रिकॉर्ड भी तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये साधारण ग्रामोफोन रिकॉर्डों के समान ही दिखाई देते हैं। इन रिकॉर्डों पर
लेसर किरणें ध्वनि या चित्र संकेत अंकित करती हैं और फिर लेसर से ही पुनः प्लेबैक होता है। इस कारण से ये डिस्क घिसते नहीं और दीर्घकाल तक चलते हैं। यदि आप किसी वैज्ञानिक संग्रहालय में जाएं तो आपको कई वस्तुओं के होलोग्राम मिलेंगे। लेसर किरणों द्वारा बनाए गए ये प्रतिरूप सचमुच के दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि मानव के लाभ के लिए लेसर किरणों के बहुत से उपयोग हो सकते हैं और भविष्य में लेसर के उपयोग के और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। 29.3 फाइबर ऑप्टिक्स। आप रेडियो पर जो गाना सुनते हैं तथा टीवी पर जो चित्र देखते हैं वह स्टूडियो से आपके घर तक रेडियो तरंगों के माध्यम से पहुंचता है। टेलीफोन पर आप जो बात करते हैं वे तांबे के तार से गुजरती हुई विद्युत धारा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, किंतु आजकल कांच के तारों में विभिन्न विद्युत संकेतों को भेजने के लिए नई प्रौद्योगिकी सामने आई है। यह फाइबर ऑप्टिक्स प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण ही संभव हो सका है। बालों के समान बारीक कांच के तारों के माध्यम से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ये तार, जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, नायलॉन अथवा पॉलीस्टीरीन से बनते हैं। ये बाल जैसे पतले पर ठोस होते हैं। इनमें प्रकाश बहुसंख्यक पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, चाहे तार सीधा हो अथवा मुड़ा हुआ हो। इस प्रक्रिया में प्रकाश की तीव्रता में भी कोई अंतर नहीं आता। 29.3.1 फाइबर ऑप्टिक्स की उपयोगिता। फाइबर ऑप्टिक्स का चिकित्सा तथा संचार के क्षेत्र में बहुत तरह से उपयोग किया जाता है, जिसका यहाँ हम संक्षिप्त विवरण देंगे। अंतर्देशीय औजार। आजकल ऑप्टिकल फाइबर से बने औजार, जिन्हें अंतर्देशी कहते हैं, मानव शरीर के आंतरिक अवयवों जैसे पेट अथवा श्वास नली आदि को अंदर से देखने के लिए इस्तेमाल होता है। औजार को जब शरीर में डाला जाता है तो बंडल के कुछ तारों से प्रकाश भेजकर अंदर के अवयवों पर रोशनी डाली जाती है। कुछ अन्य तार प्रकाश की इन किरणों को वापस भेजते हैं, जिससे अंदर का चित्र बाहर बैठे व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो जाता है। अंतर्देशी औजार प्रायः टीवी, मॉनिटर अथवा कैमरे से जुड़े रहते हैं। ये तार बहुत पतले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर के किसी भी भाग में आसानी से डाला जा सकता है। ये चित्र हृदय अथवा मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा में तथा अन्य कई रोगों के निदान में सहायक होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के कारण बिजली के तारों के ताने बाने से मुक्ति। दूर संचार के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। ध्वनि, लिखित सामग्री, कंप्यूटर डेटा अथवा चित्रों के संकेतों को लेसर किरणों पर अध्यारोपित कर दिया जाता है। इसके बाद लेसर किरणों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा पहले से निश्चित स्थान पर भेज दिया जाता है, जिससे सिरे पर व्यक्ति आपकी आवाज़ सुन सकता है, डेटा को पढ़ सकता है अथवा तस्वीर को देख सकता है। प्रकाश तरंगों की संकेत ले जाने की क्षमता रेडियो तरंगों अथवा तांबे के तारों की तरंगों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। अतः ऑप्टिकल फाइबर में से गुजरने वाली प्रकाश तरंगें हजारों की संख्या में विभिन्न संकेत ले जा सकती हैं। उदाहरण के लिए एक छोटी ऑप्टिकल फाइबर एक साथ एक समय में 1300 टेलीफोन संदेश ले जा सकती है, जबकि तांबे के तार द्वारा एक समय में केवल 24 संदेश भेजे जा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लेसर किरणों के उपयोग के कारण ये संकेत हजारों किलोमीटर की दूरी तक भेजे जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के बीच संचार के लिए अटलांटिक सागर के आर पार पानी के नीचे फाइबर ऑप्टिक तार डाले जा चुके हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम एंटीना की बजाय अब फाइबर ऑप्टिक तारों द्वारा प्रसारित किए जा सकते हैं। तार टीवी केबल पर आज दर्शक कई कार्यक्रम देख सकते हैं। भारत में फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे हम भी भविष्य में इस प्रौद्योगिकी का संपूर्ण लाभ उठा सकें। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में तारों के लिए विशेष प्रकार का कांच बनाने की तकनीक का विकास किया जा चुका है। अब इस पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग की जा रही है, जिससे कम से कम क्षति के साथ आंतरिक परावर्तन संभव हो सके। पारंपरिक प्रौद्योगिकी की तुलना में
फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकी के अनेक लाभ हैं। सामान्य बिजली के तार जितना मोटा ऑप्टिकल फाइबर का तार सैकड़ों गुना मोटे तांबे के तार का स्थान ले सकता है। ऑप्टिकल फाइबर हल्के और मजबूत होते हैं। वे तांबे के तारों की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि वे तांबे के तारों की तुलना में कहीं अधिक सूचना ले जा सकते हैं। चूंकि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश किरणों को ले जाते हैं, इसलिए वे बाधा रहित होते हैं। रेडियो कार्यक्रम सुनते समय आपने मौसम के कारण उत्पन्न खराबी का कई बार अनुभव किया होगा। सेना के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार लाभदायक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी का अंदेशा नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब ये ऑप्टिकल फाइबर से बने तार हमारे घरों में भी प्रवेश करेंगे। इनके द्वारा हम टेलीफोन पर बात कर सकेंगे, टीवी के कार्यक्रम देख सकेंगे, यहाँ तक कि जब हम अपने संबंधी या मित्र को पत्र लिखेंगे तो वह भी इन तारों के माध्यम से ही हमारे संबंधी या मित्र तक पहुँचेगा। अभी आपने लेसर और फाइबर ऑप्टिक्स के विषय में पढ़ा। अब हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे, जो आज की एक और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है। 29.4 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चांद पर एक सूखे समतल स्थान पर, जिसे शांति सागर कहते हैं, पैर का एक निशाना है। यह निशान नील आर्मस्ट्रांग के पैर का है, जो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वह 3 व्यक्तियों के उस समूह के एक सदस्य थे जो जुलाई 1969 में अमेरिकी अंतरिक्षयान अपोलो 11 द्वारा चांद पर गया था। वह दिन मनुष्य के लिए बड़े महत्व का था। उस दिन मानव का यह चिर संचित स्वप्न साकार हुआ था कि वह अंतरिक्ष में उड़े और ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह को देखे। तब से आज तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने बहुत प्रगति की है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत लगभग 70 वर्ष पूर्व रॉकेट के विकास के साथ हुआ था। रॉकेट या प्रक्षेपक। हर अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत रॉकेट से होती है। रॉकेट उपग्रहों या मानव युक्त और बहुविध उपकरणों से लैस अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, इसलिए इसे प्रक्षेपक भी कहते हैं। रॉकेट से मनुष्य सदियों से परिचित है। आप जानते हैं कि दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के साथ रॉकेट भी छोड़े जाते हैं, किंतु उपग्रहों या अंतरिक्षयानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट बहुत मजबूत और तकनीक व प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत विकसित होते हैं। जब रॉकेट में रखे गए ईंधन में आग लगाई जाती है तो इसके पिछले भाग से तेज गति से गर्म गैसें निकलती हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट गैस की दिशा के विपरीत दिशा में चलता है। जब यह रॉकेट का यह ईंधन जलता रहता है और गैस फेंकते रहता है, रॉकेट आगे की ओर बढ़ता रहता है और इसकी गति बढ़ती चली जाती है। कोई भी रॉकेट जो पृथ्वी से भेजा जाता है एक ही बार में उस गति को नहीं पा सकता जो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक है, अथवा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए जरूरी है। एक ही प्रक्षेपक में छोटे बड़े आकार के रॉकेटों का कई चरणों में प्रयोग कर तीव्र गति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ते हुए जैसे ही बड़े रॉकेट का ईंधन समाप्त होता है तो वह छोटे रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। तब तेज रफ्तार से जा रहे छोटे रॉकेट में ईंधन जलने लगता है, जिससे उसकी गति और तेज हो जाती है। 3 चरणों में प्रायः रॉकेट आवश्यक गति प्राप्त कर लेता है। उपग्रह या अंतरिक्षयान रॉकेट के अंतिम चरण के साथ जुड़ा होता है। प्रयोग: फूले हुए गुब्बारे का मुंह नीचे करके छोड़ें तो वह ऊपर की ओर उठता है। इस प्रकार गुब्बारा छोड़कर रॉकेट की उड़ान के सिद्धांत की जांच करें। रॉकेट कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष अन्वेषी यानों आदि को अंतरिक्ष में ले जाते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्षयान स्वयं भी संचार और शोध उपकरणों से लैस होते हैं। कृत्रिम उपग्रह आकाश में स्थित अथक सेवक, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले अंतरिक्षयानों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। अगर उपग्रहों को सही गति से भेजा जाए तो वे और भी अधिक ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तब इन्हें पृथ्वी की परिक्रमा करने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे और ऐसा आभास होगा मानो वे स्थिर हैं। इस प्रकार के उपग्रह स्थावर भू उपग्रह कहलाते हैं। आप 26वीं इकाई में पढ़ चुके हैं कि हमारे अपने इनसेट 1B और इनसेट 1C स्थावर भू उपग्रह हैं। हर रात दूरदर्शन समाचार के पश्चात हमें भारत के मानचित्र पर बादलों की स्थिति दिखाई जाती है। ये चित्र हमें इनसेट 1B से प्राप्त होते हैं,
मौसम की जानकारी देने के अतिरिक्त इनसेट 1B उपग्रह टेलीफोन सेवाओं में भी सहायक है। दूरदर्शन के कई कार्यक्रम भी इनसेट 1B के माध्यम से ही प्रसारित किए जाते हैं। इन उपग्रहों में पृथ्वी के प्राकृतिक संपदा और मौसम की सही जानकारी प्राप्त करने और भेजने के लिए विभिन्न उपकरण लगे होते हैं। भारत के उपग्रह कार्यक्रमों द्वारा कृषि योग्य भूमि तथा कच्ची धातुओं व खनिज पदार्थों के संबंध में भी आवश्यक जानकारी मिलती है। हाल ही में सुदूर बोध पद्धति द्वारा भारत के प्राकृतिक संपदा का पता लगाने के लिए IRS उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। अंतरिक्ष में रहने का पौधों और पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी उपग्रहों द्वारा किया गया है। आजकल सोवियत रूस की सैल्यूट नामक अंतरिक्ष प्रयोगशाला एक उपग्रह के ही समान है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। इस प्रयोगशाला में कार्यकर्ता और अन्य आवश्यक वस्तुएं नियमित रूप से भेजे जाते हैं। एक समय में इस प्रयोगशाला में 3 व्यक्ति लगभग 1 वर्ष की अवधि तक काम कर सकते हैं। उपग्रहों द्वारा प्रदूषण के स्रोतों का, दावानल का और समाप्त हो रहे जंगलों तथा खराब हो रही फसलों का ठीक पता लगाया जा सकता है। उपग्रहों द्वारा प्राप्त मौसम की जानकारी के आधार पर हमें आने वाले भयंकर तूफानों का पहले से ही पता चल सकता है और हम तबाही से बच सकते हैं। उपग्रह से समुद्र में भटके जलयानों को ढूंढने में सहायता मिल सकती है। उपग्रहों द्वारा उनको रास्ता भी बताया जा सकता है, किंतु फिलहाल उपग्रहों का अधिकतम उपयोग संचार व संप्रेषण के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषी पड़ोसी ग्रहों की यात्रा। जब अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसे अंतरिक्ष अन्वेषी कहते हैं। जैसा कि आप इकाई 11 में पढ़ चुके हैं, अभी तक कई मानव रहित यान या तो अनेक ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के पास होकर गुजर चुके हैं अथवा उन पर उतर चुके हैं। उन्होंने वहां से इन ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तथा चित्र भेजे हैं। इस प्रकार हमें यह पता चल सका है कि यह ग्रह पास से कैसे दिखाई देते हैं, इनकी संरचना कैसी है और उनके आसपास का भौतिक वातावरण कैसा है। 29.4.1 अंतरिक्ष के लाभ। अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य अनुसंधान, साहसिक कार्य तथा राष्ट्रीय सम्मान था। जैसे जैसे इसका विकास हुआ वैसे वैसे इसकी लागत बढ़ती गई। आज यह दुनिया का सबसे खर्चीला उपक्रम है। इसलिए प्रश्न उठता है कि आखिर मानव जाति को इससे क्या लाभ है। अंतरिक्ष कार्यक्रम से अनेक लाभ हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रा की चुनौती को स्वीकार करते हुए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अनेक नई खोजें की हैं। ये पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए भी उतनी ही लाभदायक हैं। इन खोजों के कुछ उदाहरण हैं। उद्योगों में उपयोग के लिए नए पदार्थ जैसे हल्की किंतु मजबूत मिश्र धातुएं, अच्छा इस्पात, प्लास्टिक और तरह तरह के चिपकाने वाले पदार्थ, छोटे छोटे अनेक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक घटक जो अंतरिक्ष यान के लिए बनाए गए थे और आजकल टीवी तथा अन्य बिजली के उपकरणों में प्रयोग किए जा रहे हैं। कंप्यूटर भी आकार में बहुत छोटे हो चुके हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए चिकित्सा उपकरणों का अब अस्पतालों में प्रयोग किया जा रहा है। भोजन को आरक्षित रखने की नई प्रौद्योगिकी से ऊर्जा की बचत की जा रही है। आग लगने की सूचना देने वाले अत्यधिक संवेदनशील अलार्म तथा न जलने वाले कपड़े भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की ही देन है। ऐसी खोजों की बहुत बड़ी सूची है। यदि इस सूची में उपग्रह से प्राप्त लाभों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे मौसम का पूर्वानुमान, संचार आदि, तो सूची और भी बड़ी हो जाएगी। जैसा कि आपने 26वीं इकाई में पढ़ा है, उपग्रहों का प्रयोग संचार, संप्रेषण और समाचारों के प्रसारण के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। दूरदर्शन कार्यक्रम अब दूरस्थ तथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। अनुमान है कि उपग्रह द्वारा संचालित दूरदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की 70% जनता तक पहुंचा जा सकता है। अन्य वैज्ञानिक खोजों के समान ही अंतरिक्ष का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। बम, लेजर मशीनें अथवा अन्य प्रकार के अस्त्र वहाँ रखे जा सकते हैं। हालांकि दुनिया के ज़्यादातर लोगों का दृढ़ मत है कि अंतरिक्ष का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शायद युद्ध की निरर्थकता या का आभास उस समय सबसे अधिक होता है जब हम अंतरिक्ष यात्रा को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रा ने मानव को अपने घर का, अपनी पृथ्वी का एक नया ही नज़रिया दिया है। इससे उसने जाना है कि उसकी पृथ्वी कितनी सुंदर है, गति और जीवन से कितनी परिपूर्ण है।
हमारा यह ग्रह ऊर्जा और प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर है। उसके संसाधन सीमित हैं और इन संसाधनों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी खुद एक अंतरिक्षयान है, क्षणभंगुर और एकाकी जीवन को टिमटिमाती किंतु अनमोल ज्योति। हमारे पास एक ही दुनिया है, हमें हर हाल में इसकी रक्षा करनी है, विशेष रूप से उन लोगों से जो लालची और अज्ञानी हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग इसे नष्ट करने के लिए करना चाहते हैं। नाभिकीय विखंडन और संगलन प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग भी विनाश के लिए किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में व्याप्त जनमत इस प्रौद्योगिकी के विनाशकारी उपयोग के विरुद्ध है। आइए अब हम इस प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित अन्य मसलों पर विचार करें। 29.5 नाभिकीय विखंडन और संगलन। इटली का नाविक नई दुनिया में आ पहुंचा है। इस सांकेतिक संदेश ने 2 दिसंबर 1942 को परमाणु युग के प्रारंभ की घोषणा की। यह नाविक इतालवी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी थे। उस दोपहर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के स्टेडियम में फर्मी तथा इनके साथी पहली बार परमाणु पर काबू पाने में सफल हुए। विश्व की पहली परमाणु भट्टी में सख्त नियंत्रण में ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु का विखंडन किया गया। फर्मी सचमुच एक नई दुनिया में पहुंच गए थे। आज विश्व में स्थापित विशाल परमाणु ऊर्जा केंद्रों तथा परमाणु अस्त्रों को देखकर लगता है यह आविष्कार हमें कहां से कहां ले आया। 29.5.1 नाभिकीय विखंडन परमाणु विभाजन। आप जानते हैं कि परमाणु एक नाभिक तथा इसके चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। विखंडन के नाटक का मुख्य अभिनेता है यूरेनियम परमाणु। यूरेनियम 238 परमाणु के नाभिक में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं। यूरेनियम के 140 परमाणुओं में से एक परमाणु के नाभिक में 143 न्यूट्रॉन होते हैं। इसे यूरेनियम 235 कहते हैं। नाभिकीय भट्टी में ईंधन के लिए प्रायः यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले 2 जर्मन वैज्ञानिकों ने यह आविष्कार किया कि यदि यूरेनियम 235 के नाभिकों पर न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाए तो नाभिक 2 भागों में टूट जाते हैं और अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिनसे यह प्रक्रिया जारी रहती है। इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऊर्जा का उत्पादन। जब परमाणु टूटता है तो उसके विखंडन टुकड़ों और उत्पन्न न्यूट्रॉनों का संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम होता है। पदार्थ का बहुत छोटा सा अंश नष्ट होकर ऊर्जा में बदल जाता है। m द्रव्यमान के पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा E का मान प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा दिए गए निम्नलिखित फार्मूले से निकाला जा सकता है। E = mc², जहाँ c प्रकाश की गति है, c का मान बहुत बड़ा है, लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, और c² और भी बड़ा, करीब 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार पदार्थ का एक बहुत छोटा अंश नष्ट होने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्रृंखला अभिक्रिया। जब परमाणु नाभिक विखंडित होता है तो इससे केवल ऊर्जा ही नहीं उत्पन्न होती, बल्कि नाभिक में से न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये नए न्यूट्रॉन बदले में 2 या 3 अन्य परमाणुओं को विखंडित कर सकते हैं। इस प्रकार और अधिक ऊर्जा तथा न्यूट्रॉन निकलते हैं जो और अधिक परमाणुओं को विखंडित करते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार नाभिकों का विखंडन शुरू हो जाए तो यह प्रक्रिया लंबे समय तक खुद ही चल सकती है। यह सारी प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। यदि श्रृंखला अभिक्रिया को चलने दिया जाए तो इससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। यदि अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाए तो हमें नाभिकीय रिएक्टर की धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगने की प्रतिक्रिया दिखाई देती है। यह थर्मल पावर स्टेशन की भांति ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। 29.5.2 नाभिकीय रिएक्टर। ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। फर्मी ने अपने परीक्षण में देखा था कि धीमी गति से चलने वाले न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन के लिए अधिक उपयोगी हैं, किंतु नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न अधिकांश न्यूट्रॉन
काफ़ी तेज गति से चलते हैं। इनकी गति को धीमा करने के लिए कोई तरीका ढूंढ निकालना जरूरी था। यह पाया गया कि कुछ पदार्थ न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देते हैं। एक ऐसा ही पदार्थ है ग्रेफाइट, जो कार्बन का शुद्ध रूप है। ऐसे पदार्थों को विमंदक कहते हैं। फिर भी एक समस्या रह गई कि इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कैसे किया जाए, यानी इसे इच्छानुसार कैसे रोका या चलने दिया जाए। देखा गया कि न्यूट्रॉन को शोषित करने वाले पदार्थ इस अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थों द्वारा अवशोषित किए जाने पर ये न्यूट्रॉन हट जाएंगे और नाभिकों को आगे विखंडित नहीं करेंगे। इस तरह श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहेगी। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रायः चुने जाने वाले अवशोषी हैं कैडमियम या बोरॉन इस्पात। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 के कंटेनर ग्रेफाइट की एक बड़े ब्लॉक में बने छिद्रों में लगाया जाता है। यह ग्रेफाइट ब्लॉक न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है, जिससे नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया बढ़ जाती है। गति को नियंत्रित करने वाले कैडमियम छड़ भी ग्रेफाइट ब्लॉक में लगे होते हैं। इन छड़ों को बाहर निकालने से वे कम न्यूट्रॉन अवशोषित करती हैं और श्रृंखला अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। इसके बाद यह समस्या पैदा होती है कि किस प्रकार इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पानी अथवा द्रव सोडियम को नालियों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे वे ग्रेफाइट ब्लॉक में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इस ऊष्मा से भाप बनती है, जो टरबाइन तथा उससे जुड़े विद्युत जनरेटर को घुमा सकती है। परमाणु जगत के संकट। ऊपर जो तस्वीर खींची गई है वह बहुत आकर्षक दिखाई देती है, किंतु कहीं कहीं इसके रंग फीके भी हैं। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने में कई जोखिम हैं। ये जोखिम समूचे संसार में चिंता, चर्चा एवं विवाद का विषय ही नहीं, अपितु भय का कारण भी है। संसार में प्रायः सभी स्थानों पर परमाणु विद्युत संयंत्रों में दुर्घटनाएं घटी हैं। अभी हाल ही में 1986 में रूस में स्थित चेर्नोबिल परमाणु विद्युत संयंत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। ऐसी दुर्घटनाएं हालांकि कम होती हैं, फिर भी इनके घटने से ऐसी मांगें उठती हैं कि परमाणु विद्युत संयंत्रों को एकदम बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से पिछली दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा करना समस्या का निदान नहीं है। इसका बेहतर हल यह है कि इन संयंत्रों को और अधिक सुरक्षित बनाया जाए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए और अधिक अच्छे तरीके अपनाए जाएं। भारत में इस विषय पर गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के उपायों के आधार पर इस पद्धति द्वारा सन 2000 तक 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने के कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। दूसरी प्रमुख समस्या है नाभिकीय रिएक्टरों की चुकी हुई यूरेनियम छड़ों से निकलने वाले बेकार रेडियोधर्मी पदार्थों को कहाँ फेंका जाए। संसार भर में इसके विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इसे पृथ्वी या समुद्र तल के हजारों फुट नीचे गाड़ देने का विकल्प। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कुछ पश्चिमी देश बेहद खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थों को अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में फेंकने लगे थे। कच्ची धातु को खोद निकालने से लेकर परमाणु कचरे को फेंकने तक परमाणु ईंधन बनाने के हर चरण में जोखिम बढ़े हैं। इस कारण से पग पग बड़े ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई भूल चूक न हो जाए। हमारे सामने चुनौती है जोखिम को दूर करना और लाभों को बढ़ाना। 19.5.3 नाभिकीय संगलन ऊर्जा का चरम स्रोत। ऊर्जा के लिए लालायित दुनिया सूर्य और तारों के चमकते प्रकाश की ओर ईर्ष्या की दृष्टि से देखती है। तारों का यह प्रकाश कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है, जिसे नाभिकीय संकलन कहते हैं। जब दो हल्के परमाणु नाभिक एक नाभिक बनाने के लिए आपस में जुड़ते अथवा मिलते हैं तो नाभिकीय संगलन होता है। 29.5.4 सिक्के का दूसरा पहलू। परमाणु नाभिक जहाँ एक ओर असीमित ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर जड़ व चेतन दोनों के अस्तित्व मात्र के लिए एक खतरा भी बन सकते हैं। मानव आज भी उन दो दर्दनाक दिनों को याद कर पछताता है जब अगस्त 1945 की 6 और 9 तारीख को दो परमाणु बम, जिन्हें नन्हा बालक और मोटा आदमी की संज्ञा दी गई थी, जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। पलक झपकते ही दोनों शहर धूल में मिल गए थे।
कुछ क्षणों में ही लाखों व्यक्ति या तो मौत की नींद सो गए या बुरी तरह घायल हो गए। मानवता के विरुद्ध इस दुर्दांत व अक्षम्य अपराध का उस दुर्घटना में जीवित बच रहे हजारों व्यक्ति अभी भी मूल्य चुका रहे हैं। वे न केवल स्वयं इसके कारण दुख झेल रहे हैं, वरन प्राय वे ऐसे अबोध शिशुओं को भी जन्म देते हैं जो विकलांग अथवा मानसिक रूप से अक्षम होते हैं। छतरीनुमा बादल की यह दुर्दांत छाया जो इन दो नगरों पर छाई थी, आज भी हमें आतंकित करती है। पहले बम बनने के बाद बमों के निर्माण का सिलसिला शुरू हो गया। बम बनाने में ही शीघ्र ही रूस ने अमेरिका का अनुसरण किया और दोनों देशों में एक से एक खतरनाक शस्त्रास्त्रों के निर्माण की होड़ सी लग गई। संगलन पर आधारित हाइड्रोजन बम, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल और न्यूट्रॉन बम भी परमाणु शस्त्रागार में शामिल कर लिए गए। अनुमान है कि समस्त संसार में आज 50,000 से भी अधिक परमाणु हथियार हैं। पृथ्वी पर बनी विशेष खत्तियों में रेलगाड़ियों, ट्रकों या बसों में, पानी पर चलते जहाज़ों या पनडुब्बियों में या आसमान में उड़ते बमवर्षकों में रखे हथियार समस्त संसार को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए गए स्टार वार्स कार्यक्रम की वजह से इन हथियारों के अंतरिक्ष में पहुंचने का अंदेशा भी बढ़ गया है। और देखिए कि इसके बदले में हम क्या कुछ खोते हैं। संसार भर में प्रतिवर्ष हथियार बनाने में 10 खरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। केवल अमेरिका ही इस राशि का 1/3 हिस्सा खर्च करता है, लेकिन इस खर्च का अधिकांश भाग हम जैसे विकासशील देशों को वहन करना पड़ता है। वह ऐसे कि अमेरिका और रूस आपसी शीत युद्ध के कारण अपने अड्डे बनाने के लिए ऐसे देशों की ओर देखते हैं जो उनका पक्ष लें। इससे क्षेत्रीय मतभेद और युद्ध आरंभ हो जाते हैं। आज तो लगभग सभी देश कुछ बड़े शस्त्र विक्रेताओं से शस्त्रास्त्र खरीदकर अपने हथियार जुटाने में लगे हुए हैं। अगर यह धन हथियारों पर खर्च न किया जाता तो उससे संसार की समस्त जनसंख्या के लिए भोजन और कपड़ा जुटाया जा सकता था, उनके दर्बों को उपयुक्त घरों में बदला जा सकता था और निरक्षरता को मिटाया जा सकता था। हथियारों की यह होड़ सभी देशों के लिए आर्थिक समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि यह खर्चा अनुत्पादक है। संसार की समस्त मानव जाति इस बात से चिंतित और क्षुब्ध है, इससे उसका अस्तित्व खतरे में है और उसे इसके कारण एक दिन कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ पिछले 3-4 वर्षों में आशा की एक किरण दिखाई दी है। सोवियत रूस और अमेरिका अपनी कुछ परमाणु मिसाइलों को समाप्त करने के लिए राजी हो गए हैं। बड़े पैमाने पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बातचीत चल रही है। सन 1986 में भारत और सोवियत संघ ने यह आवाज़ उठाई कि परमाणु शस्त्रों से रहित अहिंसात्मक संसार की स्थापना की जाए। ऐसे विध्वंस शस्त्रों के रहते हुए हर एक देश को अपने झगड़े आपसी बातचीत द्वारा निपटा लेने होंगे और ऐसा करते हुए एक दूसरे पर विश्वास और धैर्य रखना होगा। 29.6 बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की शायद सबसे सटीक परिभाषा है जैवीय प्रतिक्रियाओं का औद्योगिक उपयोग। अतः इस प्रकार से यह प्रौद्योगिकी हजारों साल पुरानी है। इसकी सबसे पुरानी प्रक्रिया है खमीर बनाना। शताब्दियों से दही, पनीर, सिरका, डबल रोटी अथवा भटूरे का आटा और मदिरा बनाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता रहा है। किंतु आज हम इस सीधी सादी प्रक्रिया को कहीं अधिक अच्छी तरह जानते हैं। प्रयोगशालाओं में सावधानी से किए गए प्रयोगों तथा प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की मदद से अब हम यह जान गए हैं कि इन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार जीवाणु वास्तव में सूक्ष्म जीव रासायनिक कारखाने हैं। इन जीवाणुओं का उपयोग स्वास्थ्य, दवाइयों, भोजन, प्रदूषण की रोकथाम आदि के लिए भी किया जा सकता है। जीवाणुओं को नियंत्रित कर उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकने की क्षमता ने भी आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। अब हम इस नई बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रमुख तकनीकों आनुवंशिक अभियांत्रिकी और एंजाइम स्थिरीकरण की चर्चा करेंगे। 29.6.1 आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी क्रांति डीएनए और उसकी बनावट को भली प्रकार समझने पर आधारित है। डीएनए एक पेचीदा कार्बनिक अणु है जिसमें प्रत्येक जीव में निहित प्रोटीन के संश्लेषण का कोड है। इस प्रकार यह सभी जीवों के भौतिक स्वरूप, विकास, प्रजनन और जैवीय कार्यकलापों पर नियंत्रण रखता है।
प्रोटीन संश्लेषण के लिए नियंत्रण का प्रोग्राम डीएनए की रासायनिक संरचना में संकेतबद्ध है। इस संकेत को समझना और परख नली में डीएनए का संश्लेषण आनुवंशिक अभियांत्रिकी के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। लेकिन आनुवंशिक अभियांत्रिकी की नींव तो वास्तव में इस आविष्कार से पड़ी कि सूक्ष्मजीव बाहर से दिए गए डीएनए को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीवों से निकाली गई कोशिकाओं में बाहरी डीएनए डालने से ये कोशिकाएं इस बाहरी डीएनए में दिए गए संकेतों के अनुसार प्रोटीन बनाने में समर्थ हो जाती हैं। ये कोशिकाएं जब अपने जैसी अन्य कोशिकाएं अधिक संख्या में उत्पन्न करती हैं तो हमें इच्छानुसार संश्लेषित प्रोटीन अणु मिल सकते हैं। लेकिन यह कार्य इतना आसान भी नहीं है। जब बाहर से डीएनए अणु किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो एक विशेष प्रकार के नियामक एंजाइम उसे तुरंत नष्ट कर देते हैं। इस समस्या का समाधान इस तथ्य की खोज में हुआ कि जीवाणुओं की इन कोशिकाओं में डीएनए के छोटे छोटे छल्ले होते हैं जो मुख्य डीएनए की लड़ी से भिन्न होते हैं। इन गोल डीएनए अणुओं को प्लाज्मिड कहते हैं। कोशिकाओं से प्लाज्मिड निकालकर उनमें बाहरी डीएनए के अंश जोड़ने की एक विशेष तकनीक का विकास किया गया। इसे जीन संबंधन कहते हैं। जब बाहरी डीएनए को प्लास्टिड से जोड़कर उसे पुनः मूल कोशिका में डाला जाता है तो नियामक एंजाइम उसे नष्ट नहीं करते। जब ऐसी कोशिकाओं से अन्य कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं तो उन नई कोशिकाओं में बाहरी डीएनए भी मौजूद रहते हैं। जब वे कोशिकाएं अपनी सामान्य क्रियाएं करती हैं तो प्लाज्मिड में जुड़ी बाहरी डीएनए अपने में निहित संकेतानुसार प्रोटीन का निर्माण संचालित करते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा मूल कोशिका में बाहरी डीएनए जोड़कर इच्छित प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है। 29.6.2 एंजाइम स्थिरीकरण। उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम का प्रयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है, उदाहरण के लिए बेकिंग, मदिरा निर्माण आदि में। किंतु शुद्ध किए गए एंजाइम पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतिम उत्पाद से अलग करना आसान नहीं है। साथ ही इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एंजाइम की क्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया के एक ही चक्र में समाप्त हो जाती है। इन कठिनाइयों को देखते हुए 1960 में स्थिर एंजाइम का विकास किया गया। इसके लिए एंजाइम को ऐसे बड़े अणु जैसे जिलेटिन से रासायनिक तौर पर जोड़ दिया जाता है, फिर उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसे बड़े अणु के साथ दोबारा उपयोग के लिए निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही इकाई 29 और यहाँ होता है इकाई समाप्त। और इसके सारे जो बोध प्रश्न हैं उनको आप बनाएंगे, जैसे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी या एंजाइम स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के बारे में 3 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस प्रकार आप जब ऐसे सारे बोध प्रश्नों को बना लेंगे तो एग्जाम देने में आपको सुविधा होगी। प्रश्न कुछ और भी हो सकते हैं कि टेलीफोन संचार में तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर के तारों के 3 मुख्य लाभों का उल्लेख कीजिए। कृत्रिम उपग्रह कार्यक्रम से हमें क्या लाभ हुए, इससे संबंधित 4 तथ्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न और भी हो सकता है, विखंडन ऊर्जा के प्रयोग में कौन कौन से जोखिम हैं। तो इस प्रकार से आप सारे जब प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से 100 में 100 नंबर लाने में आप सफल होंगे। इस लेक्चर को 1 बार, 2 बार, 3 बार सुने, नोटशीट तैयार करें और एग्जाम में सफल होंगे, यही मेरी शुभकामना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अब अगला एपिसोड, अगली इकाई। तो अब इकाई 29 की समाप्ति के साथ विदा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना न भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।